बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ था और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज पे होगा। इस एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी कि विदाउट न्यूमेरिकल कंप्लीट जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस है, व्हाट डिड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिवील अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका बेटा जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन है, ये लगा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय। एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो सी वाला इसका बेस्ट ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर उसने पूछा है। क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में बेसिकली क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो इसका बेटा जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी वाला है, सी वाला नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट करता है और एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो सी में दोनों आ रहे हैं, इसलिए प्रोटॉन वाला ऑप्शन बेस्ट है। आगे थर्ड वाला बेटा देखें, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल आपको बताया था हीलियम का ये अल्फा पार्टिकल, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट रेडिएशन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड। इसको हमने इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिके और एक और इसे नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। मैंने आपको लेक्चर में बताया था। न्यूक्लियर फिशन इन्वॉल्व, फिशन में हम क्या करते हैं, एक मैसिव पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्प्लिटिंग हैवी एटॉमिक न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर वन, बी वाला ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 20.6 है, व्हाट इज आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर एक्सप्लेन। ये कहती है कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो, दोनों इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। तो बी वाला जो इसका जो पढ़ते हैं इसे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इक्वलेंस ऑफ मैस एनर्जी, और एक डी वाला है द कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू मोमेंटम। बाकी ये दो तो नहीं है, इन दोनों में से जो बी वाला ऑप्शन है वो बेस्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल हम मेडिकल में इसका यूज़ करते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। कुकिंग में नहीं, सोलर में नहीं, एरोप्लेन नेविगेशन में नहीं, बल्कि हम मेडिकल में इसका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछिए। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग न्यूक्लियर रेडिएशन ऑन बायोलॉजिकल टिश्यूज। तो डीएनए डैमेज एंड कैंसर, जो ये जो रेडिएशन है डीएनए को डैमेज करती हैं और उससे और कैंसर का भी पेशेंट इससे बन जाते हैं अगर जहाँ पे इसका लार्ज एक्सपोजर हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन हम ये 1 से लेकर 8 तक हैं, तो इसके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। इन नोट्सों से इनके साथ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और साथ आंसर भी आपको देंगे। बेटा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले नोट्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ से इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। 20.1 है, डिफाइन एटॉमिक न्यूक्लियस, व्हाट आर इट्स 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के अंदर जो मैसिव पार्टिकल होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि एटम के जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसलिए ये इस पे जो चार्ज होता है बेसिकली पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, और ये एक मैसिव पार्टिकल और सेंटर में लाई करता है एटम के, ठीक है। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन मोस्ट ऑफ इट्स मैस, सारा मैस इसी में कंसंट्रेट होता है एटम का। इट इज़ दी पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन, इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, और ये कलेक्टिव जो अमाउंट होती है इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इट इज़ दी एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। वही जनरल बातें हैं, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, जैसा कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है और दरमियान में एक ब्रिक है, तो वो ब्रिक एक न्यूक्लियस है, और सारा जो फुटबॉल ग्राउंड है वो क्या है, एक मुकम्मल एटम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 20.2 व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल। इसने कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाला एक मैसिव पार्टिकल मौजूद है जो कि एटम के सेंटर में लाई करता है, और साइडों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये इसने प्रिडिक्ट किया था। एन एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, electron revolve around the nucleus at a large distance, almost all mass of atom is concentrated in the nucleus, ठीक है। उसके बाद 20.3 है, हाउ डज अल्फा रेडिएशन डिफर फ्रॉम बीटा रेडिएशन। ये जी अल्फा जो रेडिएशन है बेसिकली ये मैसिव पार्टिकल है, इसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि बीटा रेडिएशन क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये इनमें मेजर डिफरेंस है। बाकी यहाँ से रीड आउट करते हैं। अल्फा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई 2 चार्ज, यानी कि 2 प्रोटॉन्स होते हैं इसमें। अल्फा पार्टिकल हैव द लो पेनिट्रेटिंग पावर। अब दूसरा भी बताता जाऊँ, इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, कम होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इसके निस्बत ज़्यादा होती है। दूसरी आयोनाइजिंग की बात करें, इसकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि दूर से ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी रखता है, जबकि ये करीब से जब गुजरेगा तब एटम में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करवाएगा, यानी कि उस पर आयन जनरेट करवाएगा। तो इसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, इसकी आयनाइजिंग पावर कम होती है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल हैव हाई आयनाइजिंग पावर। अल्फा पार्टिकल हैव पॉजिटिवली चार्ज आज ए मैस द बीटा पार्टिकल। बीटा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर पॉजिट्रॉन, और इसका उल्टा पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। बीटा पार्टिकल हैव द मॉडरेट पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा पार्टिकल हैव द मॉडरेट आयनाइजिंग पावर, बीटा पार्टिकल हैव relatively small mass than अल्फा पार्टिकल। सूटेबल आंसर है, अच्छा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 20.4 व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट। बेटा न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है ना, वो बेसिकली प्राइमरी सोर्स होता है, और उससे एनर्जी भी रिलीज होती है 20.7 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, और ये सन में हो रहा होता है फ्यूजन रिएक्शन। Nuclear fission reaction is the primary energy source of the sun and the other star in the sun core. The 4 hydrogen nuclei fuse together to form one helium nucleus, releasing approximately 20.7 mega electron volt of energy. The sun core maintain temperature of nearly 20 million Kelvin. सन की कोर में ये बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है, इसकी वजह से इतना यानी कि इतने केल्विन का टेम्परेचर वहाँ पे होता है, और इसके लिए इस रिएक्शन के लिए फिशन रिएक्शन के लिए फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें एनर्जी देनी है, और ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। प्रोवाइडिंग परफेक्ट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूस फ्यूजन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 20.5 नेम द इक्वेशन प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन दैट रिवील दैट Einstein that relates energy and mass। ये कहता है मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फार्मूला इज इक्वल टू mc², वेयर इज द एनर्जी। जॉल में भी हो सकती है, मेगा जॉल में, m मैस हो सकता है किलोग्राम में, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। दिस इक्वेशन शोज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस कन्वर्ट अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ पे आ अब देखिए यहाँ पे बेटा
mass converted into small amount of mass converted into enormous अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ट्रीमेंडस अमाउंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट होती है एज सीन इन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। और ये इसकी एग्जांपल है, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में हम देखते हैं कैसे कितनी एनर्जी, जैसे अभी हमने फिशन में देखा 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट हुई, और आई थिंक जो फिशन रिएक्शन होता है उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी एमिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है 20.6 डिस्क्राइब द प्रिंसिपल बिहाइंड द कार्बन डेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ये कार्बन डेटिंग वाला मैंने टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट आपको आंसर दिया। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी डेड फॉसल फ्यूल है उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के कितने साल ये पुराना फॉसल फ्यूल है, कोई आपको किसी एलिमेंट की किसी जानवर की हड्डियां मिल जाती हैं, तो उन हड्डियों को आप अगर एनालाइज करना चाहते हो कि ये कितने साल पुराने ज़मीन में दफन है, तो इस कार्बन डेटिंग के प्रोसीजर से हम उसकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन द कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डीके। A living organism absorb carbon 14 from the atmosphere, maintaining a steady balance with the carbon 12. When an organism dies, it stops absorbing carbon, and carbon 14 decays at a fixed rate, a half life of 573 years. By measuring remaining carbon 14 and comparing it to the original amount of the scientists calculate the organism age. Carbon dating determine the age of this ancient organic material like wood and bones। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके मुकम्मल इसकी डिटेल रिसीव कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन विद एन एग्जांपल। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लाइटर पार्टिकल को इकट्ठा करके एक मैसिव पार्टिकल बनाते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड रिलीजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एग्जांपल ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जब दोनों ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप्स को इकट्ठा किया है, तो हीलियम का एक पार्टिकल और न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लास्ट बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है 20.8, और उसके बाद फिर कंसंट्रेटेड रिस्पांस की तरफ आएंगे। उसके बाद एमर्सियम 241, ये इसका सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर भी याद कर लीजिए। अंडरगोज अल्फा डिके, ये अल्फा डिके करता है एंड प्रोड्यूस एन अल्फा पार्टिकल। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द न्यूक्लियस फॉर्म्ड। और जो नया एलिमेंट बनेगा उसका क्या नाम होगा जी, इसमें अल्फा पार्टिकल, इसका एटॉमिक नंबर 4 डिक्रीज होगा और एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा, तो वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। तो इसमें से 4 कम हुआ 237 है, इसमें से 4 90, इधर 90 क्या आना, इसमें 2 कम हुआ 93 और प्लस हीलियम का, और साथ एनर्जी भी एमिट होगी। तो जो बनने वाला नया डाटर एलिमेंट है, ये पेरेंट है, ये डाटर है। न्यूक्लियस फॉर्म द नेपच्यूनियम, ठीक है, Np237, the atomic number decreased by 2 and 95 to 93 and mass number decreased by 4, 241 to 237। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज और एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज हो, ऐसे प्रोसेस को हम अल्फा डिके कहते हैं। आगे बेटा बढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की जाने। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बेटा आगे हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करने वाले हैं। आई थिंक ये भी 5 हैं, तो इसके लिए भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो चलें इन्हें रीड आउट करते हैं। बेटा 20.1 क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का, यहाँ पे हेडिंग देना भूल गए, और यहाँ से ये बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना। इफ़ एन एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, why do we not feel through solid object or pass through wall। अगर वो कहता है जो एटम है मोस्टली उसमें एम्प्टी स्पेस होती है, वो कहता है why do we not fall through solid object or pass through the wall, यानी कि हम क्यों नहीं सॉलिड ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते। तो इसकी रीज़न आपने बतानी है।
Even though an atom is mostly empty space, we do not fall through solid object. सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह हम क्यों नहीं इसे थ्रो कर सकते? एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन अराउंड दिस देयर न्यूक्लियस. व्हेन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट come close, the electron of one object push away the electron of another object. This pushing force is called the electromagnetic force. This strong force prevent atom from the passing through each other, so the solid feel hard and we cannot pass through the wall. क्योंकि वो एक दूसरे को एटम क्या करते हैं, दोनों सेम चार्जेस आ जाते हैं फेस टू फेस, इसलिए वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 20.2 ये देखिएगा. इमेजिन रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इज डिस्कवर्ड. हाउ डज साइंटिस्ट एस्टिमेट इट्स हाफ लाइफ विदाउट वेटिंग थाउजेंड ऑफ ईयर. अब देखें ये अच्छा क्वेश्चन है, रीड आउट करते हैं इसका आंसर. Scientists can estimate the half-life by measuring the decay rate using a Geiger counter. यानी कि ये एक गीगर काउंटर और एक सिंचिलेशन डिटेक्टर है, वो मैंने आपको बताया था लेक्चर में. इन दो ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशन को काउंट कर सकते हैं. By recording radioactive decay by different time interval, they plot a decay curve showing how activity decrease with the time. The time taken for the activity to reduce the half its initial value represents one half life. And mathematically analyze the decay data, determine the decay constant which is related to the half life. This method allows scientists to determine the half life ranging from the fraction of the second टू बिलियन ऑफ ईयर. यानी कि एक एक्सपोनेंशियल कर्व होती है, उस कर्व की हेल्प से वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें आसा क्वांटिटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिक्रीज हो रही होती है. उसके बाद 20.3 है, इफ अ गैमा रेज डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, व्हाई आर दे स्टिल कंसिडर्ड डेंजरस. ठीक है, अगर जो गैमा रेज है वो कहता है वो चेंज नहीं होती प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, तो ये डेंजरस क्यों होती हैं, इसकी क्या रीज़न है? रीज़न जानते हैं. गैमा रेज आर डेंजरस बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी पेनिट्रेटिंग पावर एंड एबिलिटी टू कॉज आयनाइजिंग इन दी टिश्यू. क्योंकि इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा. गैमा रेज हैव कैन पास थ्रू दी थिक मटीरियल लाइक लेड और concrete, penetrate deep into the organ and cells. When gamma rays interact with the cells, they ionize atoms and molecules, including DNA, revolving electrons, damaging cellular structure and causing DNA mutation. How does high doses kill cells directly and long-term exposure increases cancer risk? The combination of penetrating power and ionizing ability make the extremely dangerous. क्योंकि ये इनकी आयनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और जब ये पेनिट्रेट करती हैं तो आपकी जिल्द से इजीली ये पेनिट्रेट कर सकती हैं. ठीक है, उससे फिर आपके जिल्द के जो टिश्यू इनको डैमेज करने की एबिलिटी रखती हैं. अगर ज़्यादा इनकी अमाउंट हो तो आपके जिल्द के अंदर के जो टिश्यू हैं उनको भी डैमेज करती है, आपके यहाँ तक के डीएनए को भी डैमेज करती है और म्यूटेशन डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकती हैं. ठीक है, उसके बाद 20.4 है, इफ कार्बन 14 स्टॉप्ड फ्रॉम फॉर्मिंग इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डेटिंग वुड बिकम, सॉरी ये क्वेश्चन पढ़ना था, आंसर पढ़ रहा है. इफ कार्बन 14 स्टॉप फॉर्मिंग इन द एटमॉस्फेयर टुडे, हाउ वुड दैट इफेक्ट यूज ऑफ कार्बन डेटिंग इन द फ्यूचर. तो अगर वो कहता है एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 का आइसोटोप बनना रुक जाए आज ही, तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, इसका कैसे यूज करेंगे. इफ कार्बन 14 स्टॉप फॉर्मिंग इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डेटिंग वुड बिकम अनरिलायबल एंड इवेंचुअली unusable.
Carbon dating relies on the constant ratio of the carbon-14 to the carbon-12 in the living organism. The carbon-14 formulation stopped all organisms would lose carbon-14 at constant rate, making samples appear to have a different ages based on the death time without new carbon production. And the atmospheric baseline would constantly change and scientists could not estimate the original carbon. इसमें ये कह रहा है कि अगर कार्बन 14 अगर फ्रेश ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर सी बात जो डेड प्लांट या ट्री उनमें जो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है कार्बन 14 को यूज़ किया हुआ खुराक के तौर पर, तो वो आस्ता आस्ता डिग्री होगा। लेकिन आप फ्रेश के साथ कंपेयर, क्योंकि फ्रेश सैंपल आपके पास नहीं होगा, जब कंपैरिजन नहीं होगा तो आप इसे किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड एनर्जी रिलीज। मैंने आपको बताया फिशन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मैसिव पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल में स्प्लिट करते हैं, और फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैसिव लाइटर पार्टिकल को इकट्ठा करके एक मैसिव पार्टिकल तैयार करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है? इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद बम्बार्डिंग अ न्यूट्रॉन। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, हिट करवाते हैं। लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड द फिशन रिएक्शन, इट क्रिएट्स द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कादिनी ये मैंने सारा टॉपिक में आपको करवाया, तो आप ये सारा रीड आउट कर लीजिएगा। नीचे वाला पैसेज ऊपर वाला लेक्चर में ये डिटेल में आपको मैंने कवर करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए, और अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के आपको अंडरलाइन करवा देते हैं कि बुक में कहाँ कहाँ पे उनके आंसर हैं। आगे बेटा डी वाला आपका क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का। तो ये सामने पेज पे मैं पेज आप देख रहे हो, और इस पे मैंने आगे पेज नंबर लिखा है हर क्वेश्चन के आगे। तो आप इन पेज पे जाके इन क्वेश्चन के आंसर रिसीव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 21, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द इन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको इस पेज पे मिल जाए 168 169, और दूसरे वाला ये क्वेश्चन आपको 177 पे मिल जाएगा, और तीसरे वाला बेटा ये टॉपिक सारे हमने पढ़े हुए हैं 173 174 पे, और चौथे वाला 170 और 171 पे, और पाँचवें वाला आपको 180 पे और 181 पे कार्बन डेटिंग वाला वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपकी ये एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 20। अल्लाह हाफिज़।